Hello everyone, welcome back. Today we will discuss the question and this graph. कल हम लोग ने यहाँ तक पूरा डिस्कस कर लिया था, तो अभी इस ग्राफ में मैं थोड़ा सा ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसको ऑब्ज़र्व करके ये क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। और इस ग्राफ में क्या बताया था कि वाई एक्सिस पे हमारा सॉल्युबिलिटी दी है इन वाटर एंड एक्स एक्सिस पे हमारा टेम्परेचर दिया हुआ है। तो इसमें हमारा जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री है तो हमारा सॉल्युबिलिटी अराउंड यहाँ पे होगा, ये हमारा 10 का गैप अराउंड 30 होगा। और फिर ये 10 पे होगा तो अराउंड 30 एंड देन 20 पे होगा तो इसके एक लाइन अराउंड ऊपर 40 तक होगा एंड 30 पे भी हमारा 40-45 समथिंग एंड 40 पे एग्जैक्टली हमारा 50 और 50 डिग्री टेम्परेचर पे हमारा अराउंड 60 सॉल्युबिलिटी हमारा होगा। ये इन ग्राम्स है, वाई एक्सिस पे जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो ग्राम्स में दी है। तो अभी चलो ये वाले क्वेश्चंस देख लेते हैं, इनके आंसर्स क्या होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी मींस कंपाउंड ए पहले हमने ये देख लिया, इसकी सॉल्युबिलिटी एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस इज़ डैश लेस देन, मोर देन या सिमिलर टू इट्स सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। मीन्स कंपाउंड ए की जो सॉल्युबिलिटी है वो 20 डिग्री टेम्परेचर पे, मीन्स यहाँ पे ये 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, अराउंड इट इज़ अराउंड 40 यहाँ पे आ रही है, अराउंड यहाँ पे 40 है और 60 पे हमारी कितनी है ये हम मैच करके देख लेंगे। ये लाइन से थोड़ा सा नीचे, मीन्स इस लाइन से थोड़ा नीचे कहाँ पे, ये है 50, इसके थोड़ा सा नीचे हमारा 55 समथिंग। तो हमारी यहाँ पे 20 डिग्री पे 40 है सॉल्युबिलिटी 40 ग्राम्स और 60 डिग्री पे ये अराउंड है 55 ग्राम्स के। तो हमारा ये 55 ग्राम्स के आसपास है। तो मतलब उन्होंने पूछा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कितनी सॉल्युबिलिटी होगी, लेस देन, मोर देन या इक्वल टू, सिमिलर टू सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। तो ये क्लियरली यहाँ पे दिख ही रहा है कि ये 40 था और ये हमारा 55 हो गया। तो मीन्स हमारी सॉल्युबिलिटी क्या हुई है, इंक्रीज़ ही हुई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोर देन। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इज़ मोर, 60 पे मोर है, यहाँ पे आएगा लेस देन, आएगा लेस देन सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। ठीक है। और अगर उल्टा पूछा होगा कि 60 डिग्री पे कितनी है एज़ कम्पेयर टू 20 डिग्री, तो वहाँ पे आएगा मोर देन। उसके बाद सेकंड हमारा है, सेकंड में क्या पूछा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी हमारी एट 20 डिग्री सेल्सियस कितनी है, इज़ डैश देन सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। सिमिलरली जैसे हमने फर्स्ट का किया वैसे ही हम बी कंपाउंड के लिए करेंगे। बी कंपाउंड के लिए 20 डिग्री पे और सिमिलरली 60 डिग्री पे कितनी सॉल्युबिलिटी होगी हमारी, ये 200 है एग्जैक्टली, ये लाइन से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे समथिंग, तो ये हमारी होगी अराउंड एग्जैक्टली लाइन के थोड़ा नीचे है, ऊपर नहीं है। तो हमारी ये होगी 200, हमारा ये 10 का गैप है ना, तो अराउंड 205 होगी। और 60 डिग्री सेल्सियस पे हमारी है अराउंड, ये पहले से उन्होंने लिखा ही हुआ है 287 समथिंग। तो लेस देन होगी या मोर देन, तो हमारी 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉल्युबिलिटी इज़ लेस देन, तो ये हमारी 60 से लेस होगी 20 डिग्री सेल्सियस पे। तो द सॉल्युबल, नेक्स्ट हमारा थर्ड है द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन दैट ऑफ डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। उन्होंने बोला है कि सॉल्युबिलिटी किसकी इंक्रीज हो रही है ज़्यादा, देन दैट ऑफ डैश विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारी कंपाउंड ए और बी का कंपैरिजन ही है ऑलमोस्ट यहाँ पे बताना है। तो कंपाउंड ए की हमारी ये अराउंड 40 से लेके 35 या 40 से लेके मैक्सिमम हमारी कहाँ तक जा रही है, अराउंड 50-60 तक मान लेते हैं कि 60 तक जा रही है। तो कंपाउंड ए के लिए हमारी कितनी जा रही है,
अराउंड 42 ये हमारी जा रही, इसमें हमारी जा रही है 42 समथिंग 60 तक, और इसमें हमारी जा रही है ये 200 से 2 पॉइंट्स नीचे है ये हमारी। तो हम इसको मान लेते हैं कंपाउंड बी की जा रही है 182, कहाँ तक जा रही है ये हमारी जा रही है 360 समथिंग, 360 समथिंग। तो दोनों में डिफरेंस कितना आया है, इन दोनों में और इनमें, इनमें है 20 का डिफरेंस और इनमें अराउंड 180 का ही डिफरेंस है। तो मीन्स ज़्यादा किस में हुए, द सॉलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड, यहाँ पे आएगा बी, तो हमारी कंपाउंड बी की सॉलिबिलिटी ज़्यादा बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू कंपाउंड ए। जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा बी की ज़्यादा इंक्रीज़ होगी एज़ कम्पेयर टू हमारा कंपाउंड ए। ठीक है, तो यहाँ ये हमारा सॉल्युबिलिटी का टॉपिक ख़त्म होता है। उसके बाद हमारा ये इम्पॉर्टेंट शुरू होता है सेपरेशन करने की। अब ये हमारा जैसे यहाँ पे ये देखो टॉपिक है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। मिक्सचर्स हमने थोड़ा थोड़ा सा तो डिस्कस कर लिए, बाकी यहाँ पे साथ साथ में भी करेंगे कि होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। अब उनको सेपरेट कैसे करते हैं वो सारी टेक्निक्स हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे आज। इसमें नेक्स्ट है हमारा मेथड ऑफ सेपरेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे होमोजेनियस मिक्सचर्स का सेपरेशन कैसे करेंगे हम। उसमें सबसे पहला मेथड है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। और पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं होमोजेनियस मिक्सचर्स है क्या हमारा। होमोजेनियस मिक्सचर्स में हमारा जैसे वाटर के अंदर हम सॉल्ट या शुगर ऐड करेंगे, मीन्स इनविजिबल काइंड ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूशन बन जाएगा हमारा। पानी के अंदर जब शुगर या सॉल्ट हम ऐड कर देते हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसको सेपरेट करने की टेक्निक। मान लो कि हमने अगर ये पानी के अंदर सॉल्ट या शुगर हमने डिज़ोल्व कर दिया है, एग्जैक्टली वो डिज़ोल्व हो चुका है, तो मान लो अगर हमें ऐसा कोई और सब्सटेंस है या कोई भी सब्सटेंस है होमोजीनियस, उनको आपस में बाद में सेपरेट करना है, तो उसके लिए हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा। सबसे पहले हमारा मेथड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, क्रिस्टलाइजेशन का ये थोड़ा सा हमें यही यहाँ जो ऊपर सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट है वो डिस्कस किया गया है कि जैसे यहाँ पे था ना कि टेम्परेचर बढ़ेगा उतना सॉल्युबिलिटी हमारी बढ़ती जाएगी। जैसे पानी के अंदर हमारा सॉल्ट या शुगर होता है, तो जितना अगर हम, जैसे मैंने कल भी बताया था कि गर्म पानी के अंदर हमने शुगर डाली है या फिर हमने चिल्ड वाटर के अंदर या आइस्ड वाटर ठंडे पानी के अंदर चीनी मिक्स करेंगे तो हमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन गर्म पानी के अंदर ये जल्दी हमारा मिक्स हो जाती है। तो उसी का यहाँ पे डिस्कस किया गया है पूरा कि जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी भी हमारी क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड होता क्या है वो अभी हम डिस्कस करते हैं कि इनको अगर डिज़ोल्व होने के बाद अलग करना है तब क्या करेंगे। सबसे पहले हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म होने चाहिए। तो क्रिस्टल होते क्या हैं, क्रिस्टल इज़ अ सॉलिड दैट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स अरेंज्ड इन अ रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न। कि हमारे क्रिस्टल्स होते हैं कि जो हमारे ऐसे रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के अरेंजमेंट होते हैं। ठीक है, तो हमारे क्रिस्टल हमारे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डेली लाइफ में हमारे कौन से एग्ज़ाम्पल्स ले सकते हैं हम। यहाँ पे देखो ये हमें बताया है कौन सा, ये क्रिस्टल ऑफ रॉक सॉल्ट, ये सबसे पहला जो हमारा रॉक सॉल्ट होता है। और दूसरा हमारा ये कैंडी शुगर जो कि हमारा मिश्री होती है। और लास्ट हमारा होता है ये फ्रॉस्ट। तो ये हमने रॉक सॉल्ट, शुगर और ये हमारा कैंडी शुगर या इसको मिश्री कहते हैं। और ये लास्ट वाला हमारा है ये कौन सा, इवन फ्रोस्ट ऑन द विंडोज इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर्स टर्न आइस क्रिस्टल्स। मीन्स जब वाटर वेपर्स आइस क्रिस्टल्स में टर्न हो जाते हैं तो
हमारा क्या बनता है, ये क्रिस्टल्स बन जाते हैं। तो अब इस प्रोसेस को द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो इन क्रिस्टल्स का बनना, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, क्रिस्टलाइजेशन। तो इस क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस की एग्जाम्पल ये दी हुई है हमारे पास। इसमें सबसे पहला स्टेप है हमारा ये कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाने के लिए प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक हम यहाँ पे ट्राइपॉड स्टैंड लिया, बर्नर लिया, इसमें पानी डाला, ये बीकर, ग्लास रोड। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है वाटर बाथ के अंदर, ये हमारे बीकर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है, उसको हम स्टर करेंगे, मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पे क्या किया फिर हमने, नेक्स्ट एक लेबोरेटरी स्टैंड ले लिया और फिर एक बीकर लिया, फिर एक कॉनिकल फनल लिया और इसमें हमने यहाँ पे ऐसे रॉड रखा और ये जो गरम किया हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था वो हम यहाँ पे पोर करेंगे। और इसमें एक और है, यहाँ पे हमारा जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का एक और नाम याद रखना है, ये इसका नाम होता है ब्लू विट्रॉल, इसको ब्लू विट्रॉल भी कहते हैं। और इसमें हमारा क्रिस्टलाइजेशन का सल्फ्यूरिक एसिड इज़ रिक्वायर्ड फॉर द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सम सॉल्ट्स। ये जो इसमें पॉइंटर्स अभी न्यू एनसीईआरटी है, ये काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स दिए हैं, याद रखने हैं कि जब भी हम क्रिस्टलाइजेशन करेंगे तब हमें कौन से एसिड की ज़रूरत पड़ेगी, सल्फ्यूरिक एसिड, मींस H2SO4 इसका फॉर्मूला होता है। ये नेक्स्ट किसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज वगैरह, तो तब तक बस इतना ही याद रखना है। हमने क्या किया था, यहाँ पे ये गरम किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, उसको यहाँ पे हम पोर करेंगे और ये जो हमारा सॉल्यूशन बना है तो इसमें भी हमने यहाँ पे क्या किया है यूज़, ये हम इसमें H2SO4, यही जो हमने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पढ़ा ना, तो उसमें हमने ये ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ऐड की है। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड हेल्प्स इन मेकिंग प्योर क्रिस्टल्स बाय प्रिवेंटिंग अनवांटेड रिएक्शंस। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होता है कि अनवांटेड जो हमारी रिएक्शंस है वो बंद हो जाती है। जो हमारा रिक्वायर्ड क्रिस्टल है, जिस चीज़ के हमें क्रिस्टल चाहिए प्योर, वही क्रिस्टल्स बनेंगे हमारे सिर्फ। और यहाँ पे सेफ्टी फर्स्ट, जहाँ पे भी ये जिस चैप्टर में भी ऐसा लिखा होगा मींस वो थोड़े हार्मफुल या डेंजरस थोड़े से स्लाइटली कह सकते हैं, तो इसको केयरफुली जितना भी डाइल्यूट, या ये तो कंसनट्रेटेड भी, डाइल्यूट भी बहुत थोड़ा डेंजरस होता है सल्फ्यूरिक एसिड, तो उसको केयरफुली हैंडल करके यूज़ करना होता है। तो जब हमारा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सैचुरेटेड बन जाएगा, उसको थोड़ा हॉट सॉल्यूशन जो होगा उसको हम यहाँ पे पोर करेंगे। उसके बाद हम क्लीन बीकर के अंदर, तो उस पोर करने के बाद हमारे पास ये जो सॉल्यूशन बनेगा बीकर के अंदर जो आएगा यहाँ पे, तो उसको हम ओवरनाइट हम अनडिस्टर्ब्ड रख देते हैं लैब के अंदर ही। फिर नेक्स्ट डे जब हम आके देखेंगे तो ये पूरा जब पानी लिक्विड इसका ठंडा हो चुका होगा तो एग्जैक्टली हमारे ऐसे ब्लू कलर के क्रिस्टल्स बन जाते हैं। और वो क्रिस्टल्स किसके होते हैं, हमारे ब्लू कलर के क्रिस्टल्स होंगे हमारे ये कॉपर सल्फेट CuSO4 के क्रिस्टल्स। तो ये भी याद रखना है, CuSO4 हमारे ब्लू कलर के शाइनी लार्ज वेल शेप्ड ये हमारे क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे। तो ये हमारी प्रोसेस है किसकी, क्रिस्टलाइजेशन की। और ये वाली लाइन एक बार रीड कर लेंगे, क्रिस्टलाइजेशन इज़ अ कॉमन टेक्निक फॉर सेपरेटिंग प्योर सब्सटेंसेस from homogeneous mixtures. When new compounds are prepared, they are often accompanied by unwanted impurities. Means जब हमारे पास ये new compound बनेगा तो कुछ unwanted impurities भी आएंगी। तो crystallization से होता क्या है, crystallization हमारा help करता है to separate the desired pure substance from undesired इम्प्योरिटीज़। ये हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्रिस्टलाइजेशन से हमारा होता क्या है, क्रिस्टलाइजेशन हमारा मदद करता है प्योर सब्सटेंस को अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज़ से सेपरेट करने में। तो ये याद रखना है। उसके बाद
यहाँ पे ये फिर क्वेश्चंस है, ये मैं बाद में ही प्रॉपरली डिस्कस करवाऊँगी क्योंकि फिर अभी सारा मिक्स हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ये भी बताया हुआ है इसका कि हमने स्टेप्स फॉलोड इन सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग में कौन से स्टेप्स फॉलो होते हैं। हमारे पास सी वाटर है, समुद्र का पानी लिया, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनेगा उससे, फिर उसके बाद हमारे क्या बनेंगे, सॉल्ट के क्रिस्टल्स। तो ये हमारे कहाँ से ऑब्टेन होंगे, सी वाटर से। और फिर उसके बाद हमारा ये दो इसके एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे हमारे एंशियंट केव्स के अंदर, या फिर ये सेकंड बी एग्जांपल क्वार्ट्ज का दिया हुआ है कि कैसे ये बनते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा ये जो क्रिस्टल डिपॉजिट्स नेचर के अंदर कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारे प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग लोकेशंस जैसे माइंस, केव्स एंड इवन विद इन अर्थ के क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये हमारी दी हुई है मासमी केव्स। नेक्स्ट हमारा है सोहरा, ये सोहरा का हमारा है कौन सा, ये हमारा होगा नेचर का ये क्वार्ट्ज, ये ब्यूटीफुल क्रिस्टल हमारा नेचर में जो पाया जाता है, ये क्वार्ट्ज का। और फिर नेक्स्ट हमारा ये थोड़ा सा ये इंडियाज़ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ salt was ancient process used by local communities of coastal areas in India. The Panga salt was obtained by boiling concentrated sea brines, while the evaporation of sea water produced the Karkach salt. The salt crystals of different sizes were produced by these methods. मीन्स ये पंगा सॉल्ट और करकच सॉल्ट, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो इंडिया में अलग अलग कम्युनिटीज़ के द्वारा सॉल्ट बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। और एक और चीज़ है यहाँ पे कि व्हेन वी अलाउ अ सॉल्वेंट टू इवेपोरेट टू गेट सोल्यूट सच एज सॉल्ट फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, द सॉल्वेंट डिसअपियर्स। मीन्स इस टाइम पे जब हम क्रिस्टलाइजेशन कर रहे होते हैं कि यहाँ पे मान लो हमारे पास ये पूरा एक लिक्विड है, इसमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स हमें ऑब्टेन करने हैं, तो क्या होता है ये जो हमारा सॉल्वेंट है वो पूरा क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। तो हमारे पास बचेगा क्या, सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा, ये सॉल्ट के क्रिस्टल्स। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया होमोजीनियस के लिए, उसमें एक सॉल्यूट है और दूसरा सॉल्वेंट, और हम उनको सॉल्ट सॉल्यूशन जैसे एग्जाम्पल है वो सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा हमारा है कि एसीटोन जब पानी में मिक्स करेंगे, मतलब टू इमिसिबल लिक्विड्स, जो ऐसे लिक्विड हैं जो आपस में मिक्स नहीं हो पाते हैं, उनको कैसे सेपरेट करें, उनके लिए ये अलग से हमारी टेक्निक है। तो ये याद रखनी है, ये कौन सी टेक्निक है हमारी, ये है हमारी डिस्टिलेशन। ये प्रोसेस है जिसके द्वारा हम टू इमिसिबल जो हमारे लिक्विड्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर सकते हैं बाय हीटिंग द मिक्सचर अंटिल द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट वेपराइजेज, कि जब तक जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला लिक्विड होगा, जैसे ये डिस्टिलेशन का सेटअप है, ये इम्पॉर्टेंट है डायग्राम कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, जैसे हमारे पास ये पूरा लेबोरेटरी का सेटअप है, जैसे ये स्टैंड है, फिर ये हमारे पास डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके अंदर हमारा क्या है, एसीटोन और वाटर, दो इमिसिबल लिक्विड्स प्रेजेंट है, फिर ये वायर गॉज रखा हुआ है, ट्राइपॉड स्टैंड है और बर्नर है। ये पूरा सेटअप इधर हो गया। उसके बाद इसमें हमने डिस्टिलेशन जो हमारा फ्लास्क है उसमें थर्मामीटर हमने डिप किया हुआ है, फिर ये वाटर आउटलेट है और ये वाटर कंडेंसर है, ये बाहर वाला ये थोड़ा ब्राउन शेड वाला, फिर ये हमारा वाटर इनलेट है और ये हमारा है वाटर आउटलेट, यहाँ से पानी अंदर जाएगा ठंडा, यहाँ से फिर पानी बाहर आएगा, और ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, एसीटोन है। यहाँ पे जो हमारा फाइनल हमें प्रोडक्ट मिलेगा एसीटोन, ये कैसे है यहाँ पे मैं अभी बताती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारा मेन
ये है मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। इसमें तो मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर में से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है, यहाँ पे एसीटोन। तो इनको सेपरेट कैसे करते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हीट देंगे इस सॉल्यूशन को, मिक्सचर को। फिर जैसे ही हम यहाँ थर्मामीटर में रीडिंग नोट करते रहेंगे, जैसे ही हमारा जिसका कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, वाटर हमारा कितने पे होता है बॉयल, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबलने लगता है। लेकिन हमारा जो एसीटोन है वो कितने डिग्री पे हमारा बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो 100 से कम होगा। मीन्स अगर मान लो 20, 30, 40, 50 तक पहुंचता है हमारा टेम्परेचर, तो जैसे ही मान लो एसीटोन का जितना भी एज्यूम कर लेते हैं अराउंड 50 है, तो जैसे ही 50 डिग्री यहाँ पे आएगा तो फटाफट एसीटोन हमारा यहाँ से इवेपोरेट होगा। यहाँ पे ठंडा पानी यहाँ पे उसको मिल रहा है, तो यहाँ वेपर से वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होके इस फ्लास्क में हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। 50 डिग्री से जैसे ही वो बढ़ने लगेगा, जब तक हमारा ये पूरा एसीटोन सेपरेट नहीं हो जाता, हम यहाँ पे थर्मामीटर में रीडिंग नोट करते रहते हैं ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे 60, 70 ऐसे मैक्सिमम करके। जब वो 100 पे पहुँच जाएगा तब तो हमारा पानी भी यहाँ से जाना शुरू हो जाएगा, लेकिन वो 100 से पहले ही हमें पूरा एसीटोन यहाँ पे कलेक्ट करना होता है। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, ये डिस्टिलेशन। तो इसमें क्या है, हमारा कंडेंसेशन भी यहाँ पे होती है कि जब हम वाटर कंडेंसर है तो कंडेंसेशन यहाँ पे होती है। लेकिन हम यहाँ पे प्रोसेस ये क्या है दिया हुआ है, हमारे पास लिक्विड था, उसको हीट किया, उसके वेपर्स बने, उसको ठंडा किया। ठंडा यहाँ पे ये कंडेंसर से करेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारा। कंडेंसर से हम ठंडा किया तो हमारे पास यहाँ पे लिक्विड ऑब्टेन हो गया डिस्टिलेट वाला। और जिसमें यही है कि वेपर्स ऑफ लोअर बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उसके वेपर पहले बनेंगे। मान लो एसीटोन का जैसे यहाँ पे कम है, तो यहाँ पे एसीटोन के ये ड्रॉपलेट्स यहाँ पे फिर जैसे ही कूल इसमें से निकलेंगे, उसके बाद ये यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे उसको लिक्विड फॉर्म में। हम कंडेंसर के बाद, कूल होने के बाद हम कलेक्ट कर लेंगे एज अ प्योर लिक्विड। यहाँ पे प्योर हमारे पास लिक्विड कलेक्ट कर लेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बिकॉज देयर बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उनके डिफरेंट है। और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हमारा होता है 56 डिग्री। तो इसको हम 56 डिग्री पे यहाँ पे ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा एसीटोन हमारा। लेकिन पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ये हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग है, तो हम उसको ईज़िली सेपरेट कर सकते हैं। जैसे ही हमारे पास एसीटोन यहाँ पे कलेक्ट हो गया, उस बीकर को हटा के उसके बाद हमारा वाटर इधर रह जाएगा, या यहाँ पे भी कलेक्ट कर सकते हैं। और इस प्रोसेस को यूज़ कहाँ किया जाता है वो पढ़ लेते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हमारी। इस प्रोसेस को हम यूज़ करेंगे इंडियाज़ साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन। कहाँ पे ये यूज़ करते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेगरेंस फ्रॉम फ्लावर्स टू मेक परफ्यूम्स। परफ्यूम वगैरह बनाने में इसको हम यूज़ करेंगे। जैसे मिट्टी का इत्र, अर्दी फ्रेगरेंस, और देग भाप का मेथड। और इसको डिस्टिलेशन मेथड को हमारे ट्रेडिशनल लैंग्वेज इन क्या बोल देंगे, देग भाप का मेथड। और इससे हम इत्र मीन्स फ्रेगरेंस वगैरह, परफ्यूम्स, वो सारा हम बनाते हैं। और ये कहाँ है, जैसे यूपी हमारा जो है वो यूपी में कन्नौज है, वो परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहलाता है। तो ये फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर इन कन्नौज, ये पूरा ऐसे देग भाप का मेथड, देव भाप का मेथड जो है हमारा परफ्यूम्स वगैरह फ्रेगरेंस प्रोड्यूस करने में मदद करता है हमारा। उसके बाद ये कहाँ पे यूज़ होता है, इसके अलावा ये यूज़ होता है हमारा ये डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। इसमें क्या होता है, एलपीजी और पेट्रोलियम, उन सब की डिस्टिलेशन में। ये हमारे पास पेट्रोलियम रिफाइनरी है, ये हमारे पास है
प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्रूड पेट्रोलियम। इसमें क्या होता है, यहाँ पे हम क्रूड ऑयल डालेंगे, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फर्नेंस है, उसमें से क्रूड ऑयल पास होके जाएगा। फिर यहाँ पे सबसे पहले बिटुमिन हमारा एक्सट्रैक्ट होगा, जो कि हमारा रोड्स में ब्लैक वुड डालते हैं ना जो हम, वो बिटुमिन। फिर उसके बाद हमारा जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारा फिर लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलेगा, फिर डीजल, फिर केरोसिन ऑयल, फिर एविएशन फ्यूल, फिर उसके बाद पेट्रोल, फिर पेट्रोल गैस जो हम एलपीजी यूज़ करते हैं। ये भी हमारा कौन सा, ये डिस्टिलेशन का ही प्रोसेस है। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखो यहाँ पे ये अलग अलग फ्रैक्शन पे अलग अलग प्रोडक्ट मिल रहे हैं, इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है पेपर क्रोमेटोग्राफी। हमारा होमोजीनियस मिक्सचर्स को सेपरेट करने का थर्ड मेथड हमारा क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी की मैं प्रोसेस बता देती हूँ। इसमें क्या करते हैं, हमने जैसे मान लो यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे कुछ 2-3 सब्सटेंसेस ले लिए, कलर्ड वाले मान लेते हैं। जैसे हम ले लेते हैं यहाँ पे ये दिया हुआ है, जैसे स्पिनच लीव्स ग्रीन कलर के होंगे, और कलर्ड पिगमेंट किसी फ्लावर, मान लो रोज़ के हमने पेटल ले लिए, वो हमारे रेड कलर के होंगे। मीन्स स्पिनच के जूस को और रेड रोज़ के हम उसको भी थोड़ा सा उसका लिक्विड फॉर्म एक्सट्रैक्ट करके दोनों को मिक्स कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे पेपर लेंगे, क्रोमेटोग्राफिक पेपर, उसके ऊपर एक पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे। पेन से नहीं, पेंसिल से करेंगे, क्योंकि पेन खुद भी तो इंक है ना, तो हम पेंसिल से लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये जो हमने जो मिक्सचर बनाया था यहाँ पे रेड रोज़ का और स्पिनच ग्रीन का, उस मिक्सचर को हम एक यहाँ पे छोटा सा स्पॉट लगा देंगे। ये वाले जो हमारे मिक्सचर का स्पॉट था वो हम यहाँ पे लाइन के ऊपर लगा देंगे। फिर यहाँ पे वाटर रखा, एक ग्लास जार के अंदर ये ढक के ये वाली स्ट्रिप को यहाँ ऐसे डिप कर देते हैं। और ये ध्यान रखना होता है कि इस पेंसिल लाइन से नीचे ही हमारा ये पानी रहे, इसके ऊपर टच कर गया तो हमारा ख़राब हो सकता है और सेपरेशन अच्छी नहीं होती। तो हम थोड़ा सा डिप करेंगे इतना सा, जैसे ही ये ऊपर 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 पानी जाता जाएगा कैपिलरी एक्शन के साथ, कैपिलरी एक्शन के साथ जैसे ये ऊपर जाएगा तो हमारा यहाँ पे रेड कलर स्पॉट हो गया मान लो, और यहाँ कहीं हमारा ग्रीन कलर सेपरेट हो गया, एक जगह रेड कलर सेपरेट हो गया। ये हमारा मिक्सचर था। तो इससे हमें जो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल किया ग्रीन कलर है, जो पास तक ही ट्रैवल करेगा वो रेड कलर होगा। तो ऐसे करके हम अलग अलग जो कंपोनेंट्स है उनके मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। इसमें एक सॉल्वेंट होगा एंड पेपर के मदद से उसको सेपरेट कर सकते हैं हम। ये फूड कलर वाली चीज़ों में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे तो दिया ही हुआ है, ये हमने सेपरेट किया ग्रीन स्पिनच के एक्सट्रैक्ट को और किसी फ्लावर के पेटल्स को, तो वो भी हम यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ये भी काफ़ी अच्छा मेथड है। इसमें ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है, ये भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है कि क्रोमेटोग्राफी जो कहाँ से आया है वर्ड, ग्रीक वर्ड है। इसमें क्रोमा मीन्स कलर और ग्राफिंग मीन्स टू राइट, मीन्स लिखना। इट एक्चुअली मीन्स, इसका एक्चुअल मतलब है कि राइटिंग विद कलर, कलर के साथ लिखना, बिकॉज इट वॉज फर्स्ट यूज टू सेपरेट कलर्ड सब्सटेंस लाइक डाइज एंड इंक, क्योंकि सबसे पहले इनको डाइज और इंक्स को सेपरेट करने के लिए यूज़ किया गया था। और जैसे मैंने बोला कि हम उसको पेंसिल से ही मार्क करेंगे, ये भी याद रखना है, क्योंकि अगर कोई कलर्ड पेन या कुछ यूज़ कर लिया तो उसका कलर भी तो यहाँ मिक्स हो जाएगा ना हमारे स्पॉट के साथ, ये पानी के साथ वो सेपरेट होगा कि हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट पता नहीं चलेगा। इसीलिए इसके ये पूरा एक बार रीड कर लेना है और ध्यान से, अगर इनमें या जितने भी हमने होमोजेनियस सेपरेशन मेथड डिस्कस किए, कौन से किए हमने,
पेपर क्रोमेटोग्राफी, और डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के पहले ये हमारा क्रिस्टलाइजेशन। तो ये तीनों याद रखने हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स, ये मैं कल करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ये बस हमारा ऑलमोस्ट लास्ट ही टॉपिक बचेगा, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, तो तब तक के लिए ये चीज़ें अच्छे से रिवाइज करनी है। और ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये ट्रू फॉल्स हैं, कोशिश करना कि हो जाएंगे। अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और जो वैसे इनकी डिस्कशन है वो मैं बाद में डिस्कस करवाऊंगी। तब तक जितनी भी मैंने अभी चीज़ें करवा दी हैं वो पूरी अच्छे से रिवाइज कर लेना। कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग।